गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने चैनल पे। स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे। सॉल्यूशन के ऊपर ऑलरेडी 3-4 वीडियोस हैं, तो प्लीज उसको देखिए। तो इस पे आइए, ऐसा ना हो कि आप ये देखने आ जाओ पुराना आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम आप ही को होगा, समझ में कुछ आएगा नहीं। और जो भी क्वेरीज है पुराने से रिलेटेड, किसी को डाउट तो होता है नहीं, तो मैं ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। बहुत कोशिश करता हूँ मैं कि 12th के वीडियो बनाते वक्त मुझे एनर्जी आए, बट नहीं आती क्योंकि रिस्पांस नहीं है कुछ भी। तो चलते हैं अपने ही अपना जो मेरा जॉब है वो कंप्लीट करते हैं। उसके अलावा जो यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए तो मोस्ट वेलकम है। क्वेश्चन पूछिए, प्लीज पूछिए। एक टीचर की भी इच्छा होती है कि स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे ताकि वो बता सके, ताकि कुछ एक्सप्लेन कर सके, पर इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर अच्छी बात है। आइए, कहाँ तक हम लोग गए थे? हम लोग डेल्टास लॉ पार्शियल प्रेशर तक चले गए थे, ठीक है। अब वेपर प्रेशर तक भी पहुंच गए थे। अब हम लोगों को नेक्स्ट जो करना है वो है रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। जैसे कि बहुत पहले ही वीडियो में आपको पिछले वीडियो में बता रखे हैं कि P इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर, हमने ये कर लिया था, ठीक है। पार्शियल प्रेशर को हमने एक्सप्लेन करके रॉल्स लॉ में ये देख लिया था, ठीक है, कि पार्शियल प्रेशर ये होता है वोलेटाइल कंपोनेंट का। ये पूरा इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और इसके ठीक पहले हेनरी लॉ का हम ये पढ़ चुके थे, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, सॉरी P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अभी जो इन्होंने एक नया हेडिंग दिया हुआ है रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, तो हमने उस वक्त भी कहा था कि यहाँ पर ये और ये सेम चीज है, जो ये P1 नॉट है यही चीज ये है। तो इस जगह पे ये कह रहे हैं कि हेनरी लॉस का एक स्पेशल केस है रॉल्स लॉ, ठीक है। तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें, अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या होगा? इट कैन बी सीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट और गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि देखो x तो सेम है, पर ये चीज इधर आ गया, तो इधर से ही एक रिलेशन आता है कि पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट इन गैस। वोलेटाइल कंपोनेंट भी आपको पता है, वोलेटाइल कंपोनेंट जो हीट करने पे वोलेटाइल, ओके, वोलेटाइल कंपोनेंट जो मतलब उड़ सके, वेपर में जा सके। ऐसा नहीं कि नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट हो, जैसे कि ऑयल को वाटर के साथ रख लो, हीट करोगे तो ऑयल नीचे ही रहेगा, वाटर ऊपर जाएगा, ओके। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट और गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन के अंदर जितना मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन भी आप समझ रहे होंगे कि एक फ्रैक्शन सॉल्यूशन में उस गैस का या फिर वोलेटाइल कंपोनेंट का कितना है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि वेपर प्रेशर कितना बनेगा, ठीक है। ये इसके ऊपर बात हो गया था। अब जो इस पे बहुत एक अच्छा सा चीज आता है, उस पे चलते हैं। अब नई हेडिंग आती है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। 11th में आप लोग आइडियल के बारे में कुछ पढ़े, आइडियल गैसेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप 11th में पढ़ेंगे, थोड़ा उससे अलग है, ठीक है। अब जैसे कि रॉल्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन पे पहले बात करते हैं। पहले हम इस पे बात कर रहे हैं, ओके। अगर हम आइडियल सॉल्यूशन पे बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये दो चीज लिखते हैं। एक ही लिखते हैं डेल्टा मिक्सिबिलिटी H इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा डेल्टा मिक्सिबिलिटी वॉल्यूम इक्वल्स टू 0। ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये दो चीज लिखते हैं। स्टेटमेंट से भी पढ़ के आप लोग अगर 11th में पढ़े हैं, आपको पता है आइडियल गैस के बारे में, तो ये आप समझ सकते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, द सॉल्यूशन व्हिच ओबेज रॉल्स लॉ over the entire range of concentration are known as ideal solution. The ideal solution have two or more components. The enthalpy of mixing of the pure component from the solution is 0 and volume mixing is also 0. अब ये जो सिंपल सी चीज लिखी इंथैल्पी, डेल्टा H थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़े हैं, डेल्टा H मिक्सिंग क्या होना चाहिए? 0। डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग के कारण वो कम होना चाहिए क्या? 0। मतलब ये ऐसी बात है कि दो सॉल्यूशन जैसे ये दोनों है, इन दोनों को लेके आप मिक्स करो तो नेट रिजल्टेड, अगर इसका वॉल्यूम x है और इसका वॉल्यूम भी x है, इन दोनों को अगर हमने मिक्स किया तो हम बोले 2x वॉल्यूम होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वॉल्यूम में चेंज आना चाहिए,
और इंथैल्पी प्योर कंपोनेंट होने चाहिए, यानी कि इंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। अगर ये दोनों चीजें होंगी, जैसे बोर्ड में भी कई बार आता है ये क्वेश्चन कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, तो आपको ये लिखना होता है कि मिक्सिबिलिटी और चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन वॉल्यूम दोनों केस में कितना होना चाहिए, 0। बट जैसा कि हम जानते हैं कुछ भी आइडियल नहीं होता, तो ऐसा होगा नहीं। कंपोनेंट्स होते हैं, जब वो मिक्स होते हैं तो उनका बिहेवियर चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है, एंथैल्पी भी चेंज होता है, तो ये आइडियल केस में। ठीक है, अब देखो इसको जो मैं अभी सारा समझाया ये सारी चीजें, इसी को स्टेटमेंट वाइज जो ये लिखे हैं वो बता रहे। देखो, इट मींस दैट नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड व्हेन द कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड। ठीक है, कोई हीट ना एब्जॉर्ब होगी ना इवॉल्व होगी जब कंपोनेंट मिक्स्ड होंगे। ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वुड बी इक्वल टू सम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इक्वल टू सम ऑफ द सॉल्यूशन टू कंपोनेंट्स। तो वही बात कि अगर इसका x है और इसका x है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें कैसे है, एक नॉर्मल थिंकिंग के ऊपर। आप देखिए इस पे जो मैं मॉलिक्यूल्स लेवल पर भी बता रहा था, अब क्या है, एट मॉलिक्यूल लेवल आइडियल बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसीडरिंग टू कंपोनेंट ए एंड बी आर प्योर कंपोनेंट। अगर आप दो कंपोनेंट मान लो, एक ए एक बी है, ठीक है, ए एंड बी आर प्योर कंपोनेंट। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन विल बी टाइप्स ए बी बी। जैसे अगर ये दोनों है, ठीक है, अब ये पूरा सॉल्यूशन है ए, तो इनके बीच में कौन कौन सा बॉन्ड बना होगा, ए बॉन्ड बना होगा, इनके बीच में बी बी। मतलब ये दोनों जब सॉल्यूशन के फॉर्म में होंगे अलोन, अपने अलग अलग जगह पे प्योर कंपोनेंट में, तो जब इन दोनों को मिक्स करेंगे, ठीक है, जब इनको मिक्स करेंगे तो फॉर्मेशन क्या होगा, ए बी फॉर्मेशन होगा ए बी का। अब वो ए बी के बारे में, ए बी टाइप ऑफ इंटरनेट ऑल्सो भी, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो ए और बी बी का इंट्रैक्शन है वही इंट्रैक्शन ए बी का होना चाहिए, और इन दोनों को ऐड करके जो वॉल्यूम आ रहा है ये आना चाहिए। यही चीज आइडियल में होना चाहिए कि सब कुछ ये चेंज 0 होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब जैसे कि आप 11th में पढ़ो आइडियल गैसेस में भी, दो आइडियल गैस तो हम ऐसे ही ले लेते हैं कि दो वॉल्यूम ऐड करके, बट जब वॉल्यूम्स को हम लेके दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ते हैं तो आप देखें ना वो अपना 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम लेता है। ठीक है, आपको वो भी क्वेश्चन पीवी इक्वल टू एनआरटी याद है गैसेस का, पर प्रेशर में भी चेंज आता है जब दो गैसेस मिलते हैं और वॉल्यूम में भी चेंज आता है। तो वही वाली बात है, ये आइडियल के केस में ये कि बॉन्ड की इंट्रैक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं कि उनका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, वही रहना चाहिए। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एग्जांपल तो हो गई, सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड नेप्टेन, ओके, ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन। तो नॉर्मल हेक्सेन क्या है आइडियल का, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन। हेक्सेन मतलब जो कार्बन की चेन है, नॉर्मल हेक्सेन ये, अगर इसको हम मिक्स करें विद नॉर्मल हेप्टेन यानी 7 की, 1 2 3 4 5, आई एम रियली सॉरी, हेक्सेन में 6 होता है, ठीक है, 3 4 7, नॉर्मल हेप्टेन। जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे ये हमारा एक आइडियल सॉल्यूशन होगा कि अभी जैसे ये इतना वॉल्यूम कंटेन कर रहा है, 6 कार्बन के हिसाब से 7, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो टोटल 13 वॉल्यूम के बराबरी करेगा। ऐसा आइडियल सॉल्यूशन में हम मानते हैं और इसमें होगा। ये सब एग्जांपल्स हैं, ठीक है, रेयर है पर कुछ है, तो ये कुछ में यही है। जैसे एनसीईआरटी लिखा, द परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन इज रेयर बट सम सॉल्यूशन आर नियरली आइडियल इन बिहेवियर। अभी मैंने बोला कि एकदम सेम होंगे, तो आप ये मत समझिए एकदम सेम होंगे, बट नियरली यूज कर दिए ना शब्द, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, फिर क्या है, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोक्लोरोइथेन, ठीक है, बेंजीन एंड टॉलिन। ये तो हमको पता था, बेंजीन का तो होगा ही होगा, देखो बेंजीन और टॉल्विन, ठीक है, जब ये दोनों भी मिलेंगे तब भी ऐसा ही होगा। तो यही सारी चीजें ये है आइडियल के, पर आइडियल में हमारा कुछ भी नहीं है। आइडियल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आइडियल के बारे में हमें सब डिस्कस करना है, आइडियल में सब समझना है, क्योंकि कोई भी चीज तो आइडियल है नहीं। तो समझना हमें मेन नॉन आइडियल के बारे में, ठीक है, क्योंकि नॉन आइडियल के बारे में ही सब समझने लायक है। अब एक ग्राफ है जिसको मैं बनाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो, वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, एक ग्राफ हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि ऐसे वेपर प्रेशर है और यहां मोल फ्रैक्शन था। आप लोग पुराने वीडियो में मेरे देख सकते हो ये ग्राफ, ठीक है। मोल फ्रैक्शन मैंने लिए थे कि x1
x1 को 0 कहता है, x1 को ही 0, हाँ, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 अभी यहाँ पे क्या है 0, और 2 क्या है मोल फ्रैक्शन पूरा है, कंप्लीट है, अगर एक 0 है तो यहाँ पे क्या है x1 फुल हो जाएगा, यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा था, इसको हमने कैसे बनाया था कि जब यहाँ पे P1 की बात करेंगे, मान लो P1 एक टच किया, ये आ गया P1, एक P1 ने टच किया, ठीक है। अब x2 का यहाँ पे क्या होगा 0, तो ये ऐसे आएगा, मान लो P2 ऐसे आ गया, ठीक है। अब नेट रिजल्टेंट इन दोनों को अगर हम सम करें तो हमारा कुछ ऐसे आया P टोटल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, इसको स्ट्रेट लाइन समझते तो और अच्छे से समझते, स्ट्रेट लाइन से, अच्छा मैंने पिछली बार साथ स्ट्रेट लाइन से बनाया भी था जो वीडियो में, मां मिस्टेक, ठीक है। ये P1, ये P2, P टोटल बनाते हैं, इसको थोड़ा, चलो स्ट्रेट लाइन चाहते नहीं थे बट ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन गया तभी कोई बात नहीं है, ठीक है। ये P टोटल है, P1 P2 P टोटल, ऐसा ग्राफ हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि एक टाइम पे क्या होगा, x1 0 होने का मतलब कि x1 का कोई फ्रैक्शन है ही नहीं, तो जो भी होगा क्या होगा P2 होगा। उसके बाद ऐसे, अब इसी में दो डेविएशन का हम बात करेंगे, उसको ही डिस्कस करेंगे। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है। पॉजिटिव डेविएशन क्या हुआ, मतलब मैंने उम्मीद किया कि वेपर प्रेशर मान लो जैसे 1.5 टॉर के बराबर आएगा, इतने ही आएगा वेपर प्रेशर, ठीक है। बट पॉजिटिव डेविएशन वो मेरा आ गया 1.53, तो थोड़ा सा डेविएट हो गया ना अपने पास से, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन वैसे ही 1.5 माना और आ गया 1.48, तो क्या वो नेगेटिव डेविएशन शो कर दिया। तो मैं ब्लू से दिखाता हूँ पॉजिटिव डेविएशन। देखो पॉजिटिव डेविएशन तो हो गया कि थोड़ा सा ऊपर, एंड पॉइंट हमेशा सेम होंगे बट डेविएशन हुआ यानी थोड़ा सा उठ के गया, ठीक है। फिर टोटल भी क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा पॉजिटिव डेविएशन, कि जब पॉजिटिव डेविएशन होगा, और ऑब्वियसली कि मैं इस जगह पे इतना अच्छा तो नहीं बना सकता जितना अच्छा एनसीईआरटी में है। तो एक बार उस ग्राफ को देखना, कुछ भी नहीं है, 3 स्ट्रेट लाइन है, P1 P2 और P टोटल। P टोटल जो एक्सप्लेन कर चुके हैं, P1 P2 और P टोटल। पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ का पूरा ऐसे ही रहेगा, एंड पॉइंट हमेशा सेम रहेगा बट वो डेविएट करके जाएगा, यानी बीच में थोड़ा सा कर्व ऊपर होगा। अब इसको बहुत अच्छे से समझाना हो तो हम ऐसे समझा सकते हैं कि मान लो अगर तुम एक ग्राफ प्लॉट करो, तुम वाटर का इवापोरेशन का तुम ग्राफ बनाने जा रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम ऐसे बनाओगे ना कि 100 डिग्री पे क्या हो रहा है, 100 डिग्री पे ग्राफ ऐसे है, 100 डिग्री पे इवापोरेशन हो जाएगा, तुमने ग्राफ बना दिया, ठीक है। बट मानो कि ऐसे ही चीजें चल रही है, तुम्हारा सब कुछ चल रहा है, बट किसी ने आके उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दिया, तो शुगर के जाते ही क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो जो 100 था वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो एलिवेशन हुआ ना बॉइलिंग पॉइंट में, उसी की बात कर रहे हैं कि एलिवेशन जो शो होता है उसके बारे में। ये ग्राफ आप एनसीईआरटी से देखें, 2 ग्राफ है, एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, एक डिप्रेशन है, दोनों के दोनों। और एलिवेशन ये मैं क्यों बोल रहा हूं, इससे अच्छा पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन है, ठीक है। 2 तरह के डेविएशन है, इनका ग्राफ बहुत सिंपल है, इसको एनसीईआरटी से देखिए क्योंकि मैं नहीं बना सकता उतना अच्छा। अब उसके एग्जाम्पल में जरूर समझा सकता हूं कि पॉजिटिव डेविएशन के कैसे एग्जाम्पल होंगे और नेगेटिव डेविएशन के कैसे एग्जाम्पल होंगे। जैसे कि थोड़ा सा केमिस्ट्री अच्छी वाली आ गई, चलिए पॉजिटिव डेविएशन की बात करें, ठीक है, कि पॉजिटिव डेविएशन हमको कब देखने को मिलेगा। अब जो पहले बताया था, सोचो कोई ए मॉलिक्यूल है, बी मॉलिक्यूल है, ये दोनों मॉलिक्यूल है, नेट हमारा मॉलिक्यूल क्या बना, ए बी। बट अगर हम बोले कि ये मॉलिक्यूल है हमारा, ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल था ए, और ये बाद में जो बना है वो कम स्टेबल है, तो इससे क्या होगा कि जो बाद में बना है वो कम स्टेबल है। कम स्टेबल तो क्या होगा, तुरंत गैस के फॉर्म में जाएगा। ये हम सब सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट सॉल्यूट सब लिक्विड में है, ठीक है, ऐसा मान के चलो सब लिक्विड में है। तो डेविएशन में हम देख रहे हैं इसमें कि वेपर फेज में क्या डेविएशन आएगा, कोई भी चीज को हीट करके वेपर प्रेशर में निकाल ले, और हम वही चीज देख रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ, सोचो ए बी और ए बी है। अब ए जैसे ए से आप इग्नोर, जो बताया उसको याद रखो, एग्जांपल से अच्छे समझोगे, ए से अच्छा। एग्जांपल में इन्होंने दिया है इथेनॉल एंड एसीटोन,
इथेनॉल एंड एसीटोन, ठीक है। अब इथेनॉल एंड एसीटोन को सोचो, तो इथेनॉल को अगर हम देखें तो इथेनॉल क्या होगा, C2H5OH, ठीक है। एसीटोन को देखें तो CH3COCH3, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम ले आएंगे, आप खुद से सोचो कि इथेनॉल इसके जैसे अगर 10,000 बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल हो तो OH के पास क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, पूरे सॉल्यूशन में, जो पूरा सॉल्यूशन होगा इथेनॉल का, सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो सबके सब स्टेबल होंगे, उनको हीट करोगे तो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें रेजिस्टेंस करेगा, उनको टूट के गैस में बनने में रेजिस्टेंस करेगा ना। थोड़ा स्लोली बोल देते हैं ताकि समझो, फिर से ऐसा एज्यूम करते हैं कि नहीं समझोगे, तुम पीछे करके भी सुन सकते हो, बट हम अच्छा कर देते हैं। देखो इथेनॉल है C2H5OH, OH जो ये वाला OH है, यहाँ पे अपनी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। OH का दूसरा मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन आएगा, वो भी इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हो, ठीक है। तो ये आप समझ रहे होगे इथेनॉल का। तो जब सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो पूरे मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक अच्छा खासा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बना हुआ है, तो स्टेबल है, यानी उसको हीट करेंगे तो उसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। एसीटोन में क्या है, CH3COCH3, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। अब इसमें नहीं है, अब सोचो ये उतना स्टेबल नहीं है, ये बहुत स्टेबल है। इन दोनों को मिक्स किए तो जितनी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही थी इथेनॉल में, बीच बीच में क्या चला जाएगा, एसीटोन। मैं नहीं कह रहा हूं एकदम खत्म हो जाएगा, बट कुछ तो खत्म करेगा इथेनॉल के बीच में जाके एसीटोन। तो एसीटोन जब भी जहां भी बीच में गया तो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म करेगा। तो अब क्या होगा, पूरा सॉल्यूशन थोड़ा लेस स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एसीटोन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे उल्टा असर किया, ऐसा नहीं कि स्टेबल किया, उल्टा असर किया, तो लीस्ट स्टेबल कर दिया। तो अब क्या होगा कि कम होगा, यानी AB जो हमारा बनेगा, AB क्या होगा, एसीटोन और इथेनॉल, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग घट जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग घट जाएगी तो क्या होगा, ज्यादा वेपर के फॉर्म में बनेगा, ज्यादा जल्दी हीट हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। कि हमारा डेविएशन कैसा हो गया, पॉजिटिव, बहुत तेजी से हमें मिल गया। समझे राउल्स लॉ से कि आइडियल बिहेवियर इसका कैसा होना चाहिए, हम प्रिडिक्ट करिए। इथेनॉल का ऐसे ग्राफ है जैसा था एक ग्राफ, एसीटोन का ऐसे, टोटल प्रेशर ऐसे आना चाहिए, पर इनके साथ में मिलते ही जो सॉल्यूशन पे असर आया उसके कारण जो हमें डेविएशन दिखेगा, उसी ग्राफ को उसमें शो कर रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन में ये है। अब थोड़ा तो पॉजिटिव डेविएशन कैसे, कई एग्जांपल होंगे, और भी एग्जांपल दिए एनसीईआरटी में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें बहुत बड़ा रोल करता है, ठीक है, ओके। अब थोड़ा नेगेटिव डेविएशन बात है, तो मैं आपको यही समझा रहा था, जो डेल्टा H मिक्सिंग था कि चेंज इन एंथैल्पी व्हाइल मिक्सिंग, वो यही था कि पॉजिटिव डेविएशन अब जैसे इसमें होगा तो इसमें डेल्टा H चेंज होगा, एंथैल्पी चेंज होगा, ठीक है। अब आते हैं नेगेटिव डेविएशन में। तो आप समझ जाओ, बस बात तो इतनी सी है ना, किसी का उल्टा कुछ मिल जाएगा। यहां पे नेगेटिव डेविएशन पे है, तो नेगेटिव डेविएशन में है कि अगर दो कंपाउंड हम ले, जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है, और CHCl3 के बाद ये इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। एसीटोन, नाम भी लिख देते हैं, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन। अब देखो क्लोरोफॉर्म CHCl3, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, कुछ भी नहीं, CHCl3 बस ऐसा ही है कंपाउंड। एसीटोन, कोई ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे AA और BB जो बॉन्ड होगा वो नॉर्मल होगा, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। पर ये दोनों जब सामने आएंगे एक दूसरे के, यानी कि जब इनसे रिलेटेड कंपाउंड बनेगा तो क्या होगा, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से डायग्राम इसका भी दिया हुआ है। ऐसे ऑक्सीजन, यहां से हाइड्रोजन, ठीक है। तो अभी यहां पे क्या दिख रहा है, ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में क्या हो गया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई।
इन दोनों में पहले कुछ भी नहीं था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पर बाद में क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि पहले अगर ये हीट कर रहे थे किसी जगह पे, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो इनका रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। स्ट्रॉन्गर होगा तो मतलब सॉल्यूशन में जब ये मिलेंगे तो ये स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। तो हमें चाहिए तो कैसा वेपर का एक ग्राफ चाहिए था ना कि इतना वेपर प्रेशर आएगा, बट अब क्या होगा, इसके कारण जब बॉन्ड बढ़ेगा तो वेपर कम बनेगा, तो कम बनेगा तो क्या, निगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब निगेटिव ऐसा नहीं सोचना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर इसमें बनने लगा ए बी में तो पॉजिटिव नहीं, हम बात कर रहे जो भी डेविएशन ऑफ वेपर प्रेशर सब वेपर में प्रेशर की बात कर रहे हैं। लिक्विड को जो हम बर्न कर रहे हैं उससे क्या वेपर प्रेशर में फर्क पड़ा उस पर हम बात कर रहे हैं। तो जैसे ही इनका ए बी का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हुआ तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते क्या हो जाएगा कि वेपर में कम बनेगा। जब वेपर में कम बनेगा तो ऑब्वियसली हमारा डेविएशन नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अब इसकी जहां तक बात करें, इसमें भी लोगों को एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सबको पता है, वैसे मेरी क्लास में लोगों को तो पता होना चाहिए, 11th को पढ़ाया मैंने। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने बताया था कि फोन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इनके साथ होता है, कुछ कुछ केसेस होते हैं जिसमें क्लोरीन के साथ भी होता है, ये मैंने बताया हुआ है, कुछ कुछ केसेस में होता है। तो क्लोरोफॉर्म ऐसा ही है, जैसे कि देखो इस केस में क्या हो गया, मानते हैं ये हाइड्रोजन फ्लोरीन से नहीं जुड़ा है, ना ऑक्सीजन जुड़ा है, नाइट्रोजन जुड़ा है, बट ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से जुड़ा है और इस वाले कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़े हैं। तो एक क्लोरीन से भी कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। अब 3 क्लोरीन क्या करेंगे ना, इस कार्बन की जिंदगी खराब कर देंगे, इस कार्बन की, कि हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कार्बन इन सबको इलेक्ट्रॉन दे देगा कि ले लो, क्योंकि क्लोरीन छीन ही लेगा कार्बन से, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं उतना। तो क्लोरीन जब इसे इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो इस कार्बन के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन बोलेगा, अब भाई ऑब्वियसली है, किसी भी छोटे इंसान को जो दबाता है फिर उसको दबाने वाले भी तो कोई आ ही जाता है, ये तो ट्रेंड चलता ही रहता है। ठीक है, तो ये कार्बन के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी होगी बहुत ज्यादा, तो क्या करेगा, अपने बगल में हाइड्रोजन को देखेगा जो इससे कमजोर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो ये हाइड्रोजन से क्या बोलेगा कि सारे इलेक्ट्रॉन हमें दो। तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी हो जाएगी, बहुत कमी हो जाएगी, तो भी ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू हो गई। ऐसा ही केस आपको हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते वक्त बताया, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बस ऐसा मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई होगा जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इश्यू होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे कैसे हुआ, क्योंकि ये 3 कंपाउंड है इसलिए ये बता दिए। ठीक है, तो इसमें मैंने बता दिया, आपको एग्जांपल दे दिया, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। अब कुछ सॉल्यूशन वैसे मान के सोचो कि अगर हम तुमसे बोल दे कि लेट मी थिंक फर्स्ट, आज से मान ले कि वाटर है और शुगर है, हम तुमसे बोले कि इन दोनों को क्या करना है, इनको फिल्टर करना है, तो हमारे पास एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ना कि हम हीट करने लगे, तो क्या होगा, सारा वाटर वेपर के फॉर्म में चला जाएगा, शुगर हमारा रह जाएगा। तो वैसे ही ये कब कब कर सकते हैं हम हीट वाला काम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब कब कर सकते हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट में बहुत अच्छा खासा अंतर हो। ठीक है, एक अच्छा खासा अंतर होगा तभी ना, कोई चीज सोचो अगर 95 डिग्री सेल्सियस पे बर्न हो रहा है, कोई 96 डिग्री सेल्सियस पे बर्न हो रहा है, तो उसको डिस्टिलेशन करना कितना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई चीज आप सोचो ऐसा हो जिसका टेम्परेचर दोनों का ही 100 हो, 100 पे दोनों बर्न हो रहे हैं, तो फिर उसको नहीं कर सकते ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आप कर ही नहीं सकते उसको, कैसे कर दोगे। तो ऐसे चीजों को हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। तो यहाँ पे लिखा है सम लिक्विड और मिक्सिंग फॉर्म एजियोट्रॉप्स which are binary mixture having same composition in liquid and vapor phase and boil at a constant temperature। एजियोट्रॉप उनको ही बोलते हैं जिनका सेम कंपोजिशन होता है, वेपर में ऊपर, लिक्विड में, हर जगह सेम कंपोजिशन होता है, और वो एक कांस्टेंट जो टेम्परेचर है दोनों का उसी जगह पे बॉयल भी होते हैं दोनों, उनको कहते हैं एजियोट्रॉप। इन सच केसेस इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उनको नहीं कर सकते। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स,
मिनिमम बॉइलिंग इजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग इजियोट्रॉप्स। ठीक है, दो तरह के इसमें भी हैं। और उसके बाद एक अच्छा सा न्यूमेरिकल है इंडेक्स क्वेश्चन 2.8, वो आप कर लीजिए। मैंने आपको क्या क्या बता दिया, देखिए पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, उसके बाद ये इजियोट्रॉप वाला एक टर्म बताना जरूरी था, कुछ इसमें खास है नहीं। इसके बाद ही मेन है जिससे सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और हल्का सा क्वेश्चन आता है रॉल्स लॉ पे, तो रॉल्स लॉ आपको बताई दिए। अब जो टर्म एक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, ये नेक्स्ट हेडिंग है। ये सॉल्यूशन के बारे में बता दिया। आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, जो भी डाउट हो बताइए। वैसे आपको कोई डाउट होता है नहीं, फिर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जानना है और डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद जो एक सेंटेंस एनसीईआरटी की थोड़ी हर लाइन बहुत अच्छी होती है। अब देखिए क्या लिखा है इन्होंने कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ वोलेटाइल सॉल्वेंट। मतलब हम लोग जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूट अगर मिक्स करेंगे किसी भी सॉल्यूशन में, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। वेपर प्रेशर जो वेपर फॉर्म में बन रहा है, आप ही सोचिए कि कोई चीज सॉल्वेंट है जिसके अंदर आप उसको हीट कर रहे हो, एक वेपर प्रेशर मिल रहा है एक टेम्परेचर पे, उसमें आप कोई सॉल्यूट डाल दिए जो नॉन वोलेटाइल है, जो बर्न ही नहीं होगा, उस बॉइलिंग टेम्परेचर उसका है ही नहीं उस टाइम पे, तो उसमें क्या होगा कि उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा ना। ठीक है, तो देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच आर कनेक्टेड विद द डिक्रीज ऑफ वेपर। ओके, तो इसके पीछे 4-5 कारण होते हैं, 4 टोटल है, तो चारों का मैं नाम लिख देता हूं, एक ही डिस्कस करेंगे आज। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, मार्कर गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, डिप्रेशन नहीं, डिप्रेसिंग, डिप्रेशन, डिप्रेशन वर्ड से तो अब डर लगता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फिर चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो इन 4 चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना है, जिसमें से हम एक पे करेंगे आज। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में आप ऐसा असाइनमेंट में तो कई सारे क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें होता है, वो कोई करता नहीं है, फिर भी ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में अगर आप सोचना चाहते हैं तो सोचिएगा कि आपके घर में जो प्यूरिफायर लगा होता है, आरओ, आप बोलते हैं हम आरओ के पानी पी रहे हैं, जिसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, तो ये एक ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोसिस है, वो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। वो क्यों होता है उसको सोचिएगा। आरओ 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 पूरी दुनिया जानती है, आरओ का पानी पी, आरओ का पानी पी, क्या है आरओ, ठीक है। उसके पहले आपको ऑस्मोसिस जानना होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, ऑस्मोसिस क्या होता है, तो आप रिवर्स ऑस्मोसिस पे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले पॉइंट पे चल रहे हैं, इनके लिए बाद में समझेंगे। और बहुत सिंपल सी चीज है, देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या है कि मान लीजिए 100 डिग्री पे कोई चीज हो रही है, बर्न हो रही है, मतलब बॉयल हो रही है, उसमें हमने कुछ डाल दिया सॉल्यूट, जिसके कारण क्या हुआ, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा। तो ये कोई डिस्कस करने वाली चीज थोड़ी है, ये तो फेवरेबल चीज है। ये फेवरेबल कैसे, कोई चीज आपको पता है 100 डिग्री पे बर्न होती है और वो 98 पे बर्न होने लगी, तो ये तो अच्छी बात है ना। अब बड़े बड़े इंडस्ट्री में अच्छी बात है, बट आप कोई चीज 100 पे आप किए हो कि उसको 100 है, आपने टेम्परेचर 100 सेट कर दिया और वो बॉयल हो रहा है 103 पे, जो आपको पता नहीं है कि एलिवेशन कैसे हुआ, तो प्रॉब्लम होगा ना। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कोई चीज बर्न हो रही है कोई चीज फ्रीज हो रही है -10 डिग्री सेल्सियस पे, आपने -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट कर दिया, बहुत बड़े इंडस्ट्री में काम कर रहा है और आपको लग रहा है, बट वहां पर भी आगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कारण डिप्रेशन हो गया, थोड़ा फ्रीजिंग पॉइंट में घट गया,
और घट गया मतलब -11 पे होने लगा, तो भी गड़बड़ है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जो आपका असाइनमेंट है कि आप उसको सोचिए क्या होता है, डिस्कस कीजिए, थोड़ा समझिए, ठीक है। अब ये सारे चीज के बारे में क्या लिखा है सेठी ने, ऑल दिस प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ये सब सॉल्यूट पार्टिकल के अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर बात चल रहा है, ये सब सॉल्यूट पार्टिकल पे है। बोला ना, ये सारा इफेक्ट सॉलिड पार्टिकल पे ही है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द रिलेटिव ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कितना है, टोटल पार्टिकल्स कितने, ये सब किसी से मतलब नहीं होता। मेन मतलब होता है कि सॉल्यूट के ऐड करने से क्या होगा, सब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर है, सॉल्यूट का क्या, सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा पहले वाले टॉपिक पे चलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अब जब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ रहे तो वेपर पे आ गए, तो सबसे पहले हम अगर इस पे जाएं तो हमारा राउल्स लॉ क्या कहता है, P1 इज इक्वल टू x1 P1 नॉट, ठीक है, यही हमारा राउल्स लॉ तो यही कहता है, ठीक है। हमारा राउल्स लॉ क्या कहता है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ये किसका है, ये देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, x1 क्या है, ये तो मार्कर खत्म हो चुका है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर, ठीक है, सब सॉल्वेंट के ऊपर बात चल रही है, ठीक है। अब अगर हम बोले द रिडक्शन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, रिडक्शन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, अगर हम इसकी बात करें, इसको डेल्टा P1 कह देते हैं कि जो रिडक्शन हुआ है, तो डेल्टा P1 क्या होगा, डेल्टा P1 अगर हम लिखेंगे तो P1 नॉट मतलब जो इनिशियली था, जो सबसे पहले था, माइनस P1। अब अगर कोई इसको देखे, ये सब डेरिवेशन भी करने को आ जाता है, तो इसको P1 माइनस P नॉट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर घटा है, इसका क्या मतलब था, पहले ज्यादा था, तो इस क्वांटिटी को पॉजिटिव करने के लिए हमें सबसे पहले P1 नॉट माइनस P1 हो गया, यानी पहले ज्यादा था प्रेशर, फिर घटा है, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आई ना। अगर मैं इसको उल्टा ले लूंगा तो हमारी ओवरऑल क्वांटिटी क्या आएगी, नेगेटिव आई, क्यों, क्योंकि हमने रिलेटिव लोअरिंग लिखने के बाद भी हमने साइन उल्टा लिया है, तो समझे, ये P1 नॉट माइनस P1 क्यों हुआ, क्योंकि प्रेशर में घटा है, तो डेल्टा P1 हमारा क्या है, रिलेटिव लोअरिंग रिडक्शन। तो अगर कोई चीज तुम खुद ही रिडक्शन बोल दियो, कोई चीज घट रही है, तब भी तुम्हारा वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, तो मतलब तुमने गलत कुछ लिया है ना। अगर तुम्हारी वैल्यू, मान लो कि मैं बोलता हूँ तुम्हारी स्पीड डिक्रीज हो रही है, फिजिक्स के हिसाब से सोचते हैं कि तुम्हारी स्पीड डिक्रीज हो रही है, और मैं तुमसे बोलूँ कि अपनी चेंज इन स्पीड बताओ, तो या आप चेंज इन स्पीड बताओ जितना चेंज हुआ स्पीड में, तो तुम क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे। फाइनल माइनस इनिशियल हो गया कि मान लो पहले 50 की स्पीड में चले थे, भी 20 पे आ गए, तो 20 माइनस 50 माइनस 30 की स्पीड से चल रहे हैं, ये नहीं कर सकते। अब माइनस 30 वहां पे क्या होगा, अगर आएगा भी तो मैग्नीट्यूड 30 आया, माइनस क्या डिनोट करेगा कि डिक्रीज हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तो वही चीज यहाँ पे ऑलरेडी ले ली है कि नेगेटिव आएगा ही नहीं, ठीक है। अब इसको देखें, P1 इतना क्या, तो P1 नॉट तो है ही, माइनस P1 हमारा क्या है, x1 P1 नॉट। अब इस चीज को इधर देखो तो डेल्टा P1 कितना आ जाएगा, P1 नॉट कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस x1, 1 माइनस x1, 1 माइनस x1, 1 माइनस x1 क्या होगा, x2, क्योंकि x1 प्लस x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, ये हमेशा 1 होता है, तो डेल्टा P1 क्या आ गया, P1 नॉट इंटू x2। ओके, हेडिंग मिटाने का वक्त आ गया सारा, क्योंकि बोर्ड चाहिए, ठीक है। तो यहां से हमारा डेल्टा P1 क्या है, डेल्टा P1 x2 इंटू P1 नॉट। अब यहाँ पे देखो क्या दिख गया, अब इस जगह से हमको क्या चीज दिख रहा है, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिख रहा है, x1 जो हम लिए थे मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के सब कुछ लेके चल रहे थे, और फाइनली आ गए सॉल्यूट। तो इससे क्या हुआ, इन सॉल्यूशन कंटेनिंग सेवरल नॉन सॉल्यूट, जितने भी नॉन सॉल्यूट होंगे, या मान लो अभी हमारे केस में एक है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी डेल्टा P1 जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द डिफरेंट सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन सीधे x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, जो हमने सॉल्यूट डाला उस पे डिपेंड करेगा। देखो यहां से हमने जो शुरुआत किया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर,
वो हमने सॉल्वेंट का सब लेके शुरू किया था, पर रिजल्टेंट में हमारा क्या आया, सॉल्यूट। यानी जो भी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो चीज हम कह रहे थे कि सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, सिर्फ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, तो सारे लोग सोच रहे होंगे क्यों, ये देखो प्रूफ है उसका क्यों। ये हमारे फॉर्मूले से बता रहा है कि जो भी प्रेशर में डिप्रेशन होगा, जो भी चीजें घटेंगी, जो भी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, सब x2 पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है, x1 पे नहीं। और x2 हमारा क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। तो अभी इस इक्वेशन को, जो ये चीज इस तरह आया है, इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो तुम लोग तो कई लोग एनसीईआरटी के इक्वेशन लिखने के तरीके से डर जाते हैं। देखो ये नेक्स्ट स्टेप में लोग रो सकते हैं, इस चीज को हम नीचे कर रहे हैं, तो डेल्टा P1 क्या आ जाएगा हमारा, डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट क्या आ जाएगा, x2। इससे भी सारे लोग सहमत होंगे कि डेल्टा P1 क्या है, x2। डेल्टा P1 क्या था, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2। यही था ना हमारा डेल्टा P1, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, ठीक है, यही था ना इनिशियल माइनस फाइनल। अब x2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो x2 को मिटा के लिख रहे हैं, हाँ प्लीज उस पर रो मत देना सारे लोग। x2 को मिटा के x2 क्या होगा, n2 अपॉन n1 प्लस n2। n2 क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, और ये नीचे नंबर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और जब ये चीज हम लिख दिए, ठीक है, अब इस चीज के लिखते ही हमें एक चीज याद आएगा कि यहाँ पे देखो, ये एक इंसान को प्रॉब्लम था, वो हमसे पूछा था व्हाट्सएप पे, इसलिए हम बता रहे हैं यहाँ पे फिर से, n2 अपॉन n1 प्लस n2। अब n2 क्या है, ये है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये क्या है n1, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और ये सबको पता है कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा सॉल्यूट से, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, सॉल्यूट से। अब इस चीज को देख के हम क्या कर सकते हैं डिनोमिनेटर में, कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी कि n2 हमारा बहुत ज्यादा बड़ा है n1 से, तो n2 में अगर n1 को जोड़े भी ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये डिवाइड में है ना चीजें। इस चीज को किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो मैं इसको आज बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। आप ऐसे सोचो डिवाइड में तभी नेगलेक्ट कर सकते हैं, कैसे, देखो अगर कोई चीज हम इससे लिखें 200 अपॉन 20,000 प्लस 2, ठीक है। अब इस चीज को सोचो, अगर इस 2 को हम ऐड नहीं भी करें, इस 2 को अगर हम ऐड नहीं भी करें तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा। अभी इस इक्वेशन को 2 को हटा दें तो कितना, 2 0 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा 1/100, यानी ये बचेगा 0.01, ठीक है, ये बना 2 0 कट गया 100, ठीक है, ये आया 0.01। अगर इस 2 को हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो 2 को अगर हम रख लेंगे तो ये हमारा वैल्यू बहुत होगा, तो ये आ जाएगा, बिना किए बता रहे हैं पर यही आएगा, ठीक है। तो हमारे वैल्यू में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, पर ये अगर न्यूमरेटर में होता, लाइक ये चीज अगर ऐसे होता, देखो 20,000 प्लस 2 अपॉन 200। अब अगर हम इसको नेगलेक्ट करेंगे तो आंसर में चेंज आ जाएगा, देखो दिखाते हैं, अभी सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। इस चीज को यहां देखो, इसको इधर कर देंगे 20,000 अपॉन 200 प्लस 2 अपॉन 200, तो ये कट गया, ये कितना गया 100 प्लस 2 अपॉन, ये कट गया 100, ठीक है। अभी देखो, अभी अगर इस 2 को हटाएंगे तो 100 आएगा, और अभी आया 0.01। और यहाँ पे देखो, अगर तुम में से कोई अभी भी उल्लू होगा तो यही बोलेगा कि यहाँ पर 0.01 का, वहां पर भी वैसे, यहाँ पे तुम्हारा डिफरेंस है 0.00002, समझे। तो यही वाली बात है, इसलिए ऐसी चीजों को नेगलेक्ट करते हैं हम मोस्टली बहुत सारी जगहों पे। उस चीज को थोड़ा एनालाइज करके खुद से देखा करो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं फिर से, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। n2 बहुत बड़ा है n1 से, तुम क्या कर सकते हैं कि n1 को ऐड नहीं करेंगे, तो P1 नॉट अपॉन P1 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 अपॉन क्या चीज नेगलेक्ट किया हमने, n1 को नेगलेक्ट किया है। यार क्लास नहीं होता तो अजीब है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ये चीज ही गलत लिखे हुए हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है n2, तो n2 क्या होगा, बहुत कम होगा। और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा ना, सॉल्यूट हमेशा ही कम होता है, तो सॉल्यूट हमारा कम है, सॉल्वेंट हमारा ज्यादा है।
तो N1 बहुत ज्यादा तो किसको नेगलेक्ट कर देंगे हम? जब N1 बहुत ज्यादा है तो N2 को ऐड करने का कोई मतलब नहीं, तो N1 आ गया, तो ये चीज आ गया। अब ये जब आ गया तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो P1 नॉट अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ 2। नंबर ऑफ मोल कैसा था? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी W2 अपॉन M2 इंटू इसका क्या है N1 का? W1 इंटू M1। तो ये हमारा फॉर्मूला है एक बड़ा अच्छा सा। ये फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए, और अगर ये याद नहीं होता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये फॉर्मूला तो आपको याद रहेगा ही कि डेल्टा P1 इज इक्वल टू x2 P1 नॉट। तो करना क्या है, इसको नीचे कर दीजिए, x2 को क्या जगह N2 अपॉन N1 प्लस N2, और साफ साफ आपको पता है कि N2 अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो वो क्या होगा? बहुत कम होगा कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो N1 प्लस N2 में क्या हो जाएगा कि हम N2 को नेगलेक्ट कर देंगे, N1 लिख देंगे, और N2 बाई N1 लिखता है, आपको पता है नंबर ऑफ मोल क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये फॉर्मूला बहुत बड़ा नहीं है। अब इसके ठीक ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल 2 पॉइंट, एग्जांपल दिया हुआ है इसके ऊपर, उसको लगाएं, समझें। आज के क्लास के लिए इतना ही है, सारा चीज समझें, थोड़ा डाउट्स पूछें और कोशिश करें समझने की, क्योंकि अब क्या है कि अभी कुछ भी ये फिक्स नहीं हो पा रहा कि लॉकडाउन कब तक चलेगा। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपको पढ़ाते पढ़ाते बीच में छोड़ दिया था वो चीज कंटिन्यू हो जाएगी, एक चैप्टर और स्टार्ट कर देंगे कोई, बट ये हो जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन का ऐसा है कि अभी मैंने 14 to 15 क्वेश्चंस भी दिए थे, वो भी किसी ने किया नहीं है ट्राई, तो ऐसे दो तीन क्लास में सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। तो मैं नया चैप्टर कुछ स्टार्ट कर दूंगा, मे बी केमिकल काइनेटिक्स, बट साथ में हम कोऑर्डिनेशन भी चलता रहेगा क्योंकि कुछ फिक्स नहीं है और पढ़ना वो जरूर है, तो लेट इट बी। और जितने लोग भी हैं देखें वीडियो, बाकी वीडियो जो भी डाउट्स बताएं कमेंट में बताएं, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कम से कम जो हमारे स्टूडेंट ऑलरेडी हैं वही चैनल लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।